स्टोरी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड यावया को देखते हैं, जो मेल लीड मिस्टर फू के साथ किसिंग मोमेंट में बिजी थी। तभी उसके फियांसे का कॉल आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। मिस्टर फू को टच करते हुए वो पूछती है, तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम क्लीन हो? वो उसके हाथ को पकड़कर कहता है, गारंटी है, मैं तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगा। फिर वो उसे किस करना शुरू कर देता है और बोलता है, ये तुम्हारा पहला टाइम है ना? वो चेतावनी देती है, अगर नीचा दिखाया तो मैं चेंज कर दूंगी। फिर दोनों किसिंग में लग जाते हैं। असल में यावया ने एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात बिता ली। सुबह उठती है तो मिस्टर फू एक नोट छोड़कर चला गया था, हम दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन वो नोट जला देती है और जाने लगती है। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होता है, फिर भी वो ऑफिस चली जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है, तुम इतनी अमीर फैमिली से हो, फिर भी फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बजाय खुद का ज्वेलरी स्टूडियो खोल लिया। यावया हंसकर बोलती है, फैमिली प्रॉपर्टी संभालने के लिए मेरी बहन है ना, मैं तो बस मजे करने को यहाँ हूँ। असिस्टेंट हैरान हो जाती है, मजे? तुम्हारे रैंडम डिजाइन तो सेलिब्रिटीज हाई प्राइस पर खरीदते हैं। तभी असिस्टेंट फोन दिखाकर बताती है कि तुम्हारा फियांसे किसी दूसरी लड़की को ढूंढ रहा है। यावया बेफिक्र कहती है, मुझे पहले से पता था कि वो मुझसे चीट कर रहा है, मैं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं करती। रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है, कोई जेंटलमैन तुमसे मिलने आया है। यावया बोलती है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, उसने कहा कि उसने तुम्हें नंबर दिया था, लेकिन तुमने कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए वो खुद आ गया। यावया सोचती है, शायद कोई एरर होगा, भगा दो उसे। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर फू से कहती है, सॉरी, हमारी बॉस तुमसे मिलना नहीं चाहती। मिस्टर फू बोलता है, उसे दोबारा कॉल करके बोलो कि मेरा नाम फू है और कल रात उसके साथ बहुत मजा आया। रिसेप्शनिस्ट वैसा ही डायलॉग बोल देती है। ये सुनकर यावया का चेहरा लाल हो जाता है। वो चिल्लाती है, उसे अंदर भेजो। फिर कल रात का सीन याद आता है जहाँ उसने कहा था, मेरा नाम मिस्टर फू है। तभी मिस्टर फू एंट्री मारता है। यावया और उसकी असिस्टेंट दोनों के होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट सोचती है, कोई बात नहीं, बॉस कंट्रोल न कर पाई, ये तो सुपर हैंडसम है। वो दोनों को अकेला छोड़कर भाग जाती है। मिस्टर फू पूछता है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? यावया कहती है, कहीं तुम मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेने वाले? बोलो क्या चाहिए, स्टेटस या पैसे? बहुत से लोग फेम के पीछे भागते हैं। वो उसे टच करने लगती है। जैसे ही जाने को हुई, वो उसका हाथ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। यावया बोलती है, तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और मेरा फियांसे भी है। तुम बस मेरा लवर बनना चाहते हो ना? लेकिन वो उसे गोद में उठाकर टेबल पर सामान हटाता है और बिठा देता है। यावया चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मेरा नंबर याद है ना, मैं 1 हफ्ता देता हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। यावया हंसकर कहती है, तुम पागल हो क्या? लेकिन वो उसे किस करने लगता है। यावया उसके होंठ पर काट लेती है और बोलती है, तुम हांगकांग से नहीं हो ना? वो जवाब देता है, मैं क्योटो से हूँ। यावया कहती है, मुझे लॉन्ग टाइम लवर नहीं चाहिए। लिपस्टिक लगाते हुए वो कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। यावया उसका नंबर ले लेती है, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो नंबर देकर कहता है, चिंता मत करना, मैं सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक कर दूंगा। हंसता हुआ चला जाता है। यावया कॉल करके मिस्टर फू के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देती है। मिस्टर फू कार में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। उसका असिस्टेंट बताता है, यावया की मॉम सबसे अमीर जिया फैमिली की बेटी थी। उसके 2 बेटियां हुई, यावया और उसकी बहन जिया। मॉम के जाने के बाद जिया फैमिली ने जिया को ले लिया। यावया ने खुद ज्वेलरी कंपनी शुरू की और अब वो डैन फैमिली के बेटे से इंगेज्ड है। मिस्टर फू पूछता है, क्या यावया की अपनी बहन जिया से नहीं बनती? असिस्टेंट तो बस यही कह रही है कि काम बहुत ज्यादा हो गया है। यावया को तो जिया कंपनी विरासत में लेना ही नहीं है, वो खुद से सब कुछ संभालना चाहती है, जबकि उसकी बहन जिया उनकी माँ की जिया कंपनी और पिता की जू कंपनी दोनों को आसानी से चला रही है। वो काफी ताकतवर है। लेकिन मिस्टर फू तो बस यावया की फोटो देखे जा रहा था और उसके होंठों को याद कर रहा था कि कितने नरम थे। फिर वो कहता है, उसके मंगेतर डैन के सारे प्रेमियों के बारे में जानकारी निकालो। यावया से मिलने उसके मंगेतर डैन की एक प्रेमिका एजन आती है और बताती है कि मैं डैन से गर्भवती हूँ। यावया कहती है, फिर तो तुम्हें मेरे पास नहीं डैन के पास जाना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, मैं और डैन सगाई कर चुके हैं, तो क्या तुम मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? एजन कहती है, तुम तो डैन से सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही हो। यावया हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मेरे एक डिजाइन की कितनी कीमत है, तो तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसके पैसे पर निर्भर रहूंगी? और रही बात डैन की, उसके तो तुम्हारे साथ एक बच्चा हो गया, पता नहीं उसके बाहर और कितने गुप्त बच्चे होंगे, तो उसकी संपत्ति तो फिर भी बढ़ जाएगी। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? मैंने तो तुम्हें गर्भवती नहीं किया, डैन ने किया है। उसके पास डैन फिर गुस्से में अपनी नौकरानी से कहती है, यहाँ की सिक्योरिटी फुटेज और इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मुझे ला कर दो, मुझे उस बेकार लड़के से शादी तोड़नी है। उसकी असिस्टेंट कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया, वो तो वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं था। यावया कहती है, मुझे तो खुद उसे धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे ब्रेकअप का मौका दिया।
इतना बेवकूफ है कि अपनी प्रेमिका को प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर मेरे पास भेज दिया। असिस्टेंट कहती है, क्या वो इतना गरीब है कि प्रोटेक्शन तक ना खरीद सका? यावया जाते हुए न्यूज में देखती है कि मिस्टर फू कार रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। इधर हम देखते हैं कि यावया का मंगेतर डैन एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी मिस्टर फू आकर कहता है, जब तुम इतने बेकाबू हो तो कम से कम ईमानदार लोगों को तो छोड़ दो। डैन उसे कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है। मिस्टर फू तो आया ही था ताकि यावया के सामने डैन को सबके सामने हरा सके। फिर अचानक वहाँ कंपटीशन में यावया की भी एंट्री हो जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस यावया ने शर्त रखी है, जो इस रेस को जीतेगा उसे लिमिटेड एडिशन रेसिंग कार मिलेगी। यावया अपनी असिस्टेंट के साथ वीआईपी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी डैन अपनी प्रेमिका के साथ आता है। उसका दोस्त कहता है, सिस्टर इन लॉ अभी तुम्हें ही देखने आई है। उसकी प्रेमिका कहती है, इसने मुझे जलाने के लिए बुलाया है। डैन उसके बैग पर हाथ रख देता है। असिस्टेंट कहती है, डैन तो कितना गिर गया है। फिर तभी मिस्टर फू आ जाता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। यावया कहती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। असिस्टेंट कहती है, इसका मतलब तुम इसी के लिए आई हो? सोचा नहीं था तुम किसी लड़के से इतना प्रभावित हो डैनगी। यावया सोचती है, मुझे बस ये जानना है कि ये आखिर कौन है। फिर दोनों कॉम्पिटिटर्स ट्रैक पर अपनी अपनी कारों के पास पहुंच जाते हैं। यावया मिस्टर फू की तरफ कुछ शर्त लगाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। डैन तो उसका मंगेतर है, फिर भी वो इस नए लड़के का साथ दे रही है। डैन गुस्से में मिस्टर फू को चैलेंज करते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। मिस्टर फू भी हंसते हुए अपनी कार में सवार हो जाता है। फिर दोनों की कारें स्टार्ट होती हैं। लेकिन मिस्टर फू तो इतनी तेज स्पीड से कार चला रहा था कि सब उसके ड्राइविंग स्किल्स देखकर दंग रह गए। वो इतने जोखिम भरे मोड़ ले रहा था। असिस्टेंट हैरान हो जाती है, इसको तो मौत से भी डर नहीं लगता। डैन तो उसके सामने कहीं नहीं टिकता। मिस्टर फू बहुत प्यार से रेस जीत जाता है। यावया कहती है, मुझे तो पहले से पता था ये बेकार लड़का इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही मिस्टर फू कार से बाहर निकलकर हेलमेट उतारता है, यावया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। डैन चिढ़ जाता है और आकर मिस्टर फू को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। डैन चिल्लाने लगता है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसका दोस्त कहता है, ये डैन फैमिली का दूसरा बेटा है। मिस्टर फू उसे लात मारकर उड़ा देता है और उसके ऊपर पैर रखकर कहता है, अब जब मुझसे भिड़ गए हो तो हार मान लो। डैन कहता है, मैं तुम्हें हांगकांग में नहीं टिकने दूंगा। मिस्टर फू कहता है, ठीक है, देखते हैं। यावया कहती है, जो पैसे मैंने शर्त में लगाए थे वो सारे मिस्टर फू के अकाउंट में भेज दो। जैसे ही वो उठने लगती है, डैन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो छुड़ा लेती है। डैन कहता है, तुम मेरी मंगेतर हो, फिर किसी और का साथ दे रही हो। मेरे लिए ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। उसकी प्रेमिका चिपकने लगती है। तभी मिस्टर फू आकर कहता है, ये मुझसे कभी जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि ये यावया के लायक ही नहीं है। उसे पकड़कर अपनी बाहों में बंद कर लेता है। डैन कहता है, चलो हम साथ में डिनर पर चलें। लेकिन यावया तभी उसे उसकी प्रेमिका की सिक्योरिटी फुटेज दिखा देती है, जिसमें वो साफ कह रही है कि मैं डैन के बच्चे से गर्भवती हूँ। यावया हंसते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम बाप बनने वाले हो। डैन बोलता है, तुम जल रही हो, मैं उससे आसानी से छुटकारा पालूंगा। यावया साफ कहती है, मैं तो यहाँ बस ये बताने आई हूँ कि हमारी सगाई टूट चुकी है, अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। उसकी प्रेमिका बीच में बोलती है, तो तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। यावया गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। डैन कहता है, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यावया फिर उसे भी थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी, तुम इस कचरे के टुकड़े हो। मिस्टर फू पास खड़ा देख रहा होता है और कहता है, तुमने कमाल कर दिया। यावया जवाब देती है, जैसे तुमने अपनी असली पहचान छुपा कर किया। मिस्टर फू बोलता है, अगर तुम मेरे बारे में इतना जानना चाहती हो तो मेरे साथ डिनर पे चलो, रात को सब बता दूंगा। यावया मान जाती है और उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। वहाँ बैठकर वो पूछती है, तुम तो क्योटो सिटी के रहने वाले हो ना, फिर हांगकांग में क्या कर रहे हो? मिस्टर फू हंसता है और कहता है, तुम मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट ले रही हो, फिर वो वन नाइट स्टैंड के बाद संपर्क क्यों नहीं किया? लगता है उस रात तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई, क्यों ना हम दोबारा ट्राई करें? यावया उसके गले में हाथ डालकर कहती है, तुम तो बस मेरे बेड को गर्म करना चाहते हो। वो सहमत होता है और कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यावया शर्त रखती है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें दूसरी लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। मिस्टर फू कहता है,
है ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। याविया टोकती है, तुम कोई शर्त नहीं रख सकते, या तो हमारे बीच कुछ नहीं चलेगा या फिर तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। वो ओके बोल देता है। याविया फिर पूछती है, तुम आखिर कौन हो? वो कहता है, मैं क्योटो वापस जाने वाला हूँ, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। याविया बोलती है, लेकिन इस समय तो फ्लाइट नहीं जाती। मिस्टर फू हंसता है, मैं अपने प्राइवेट जेट से जाऊंगा ना। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक रिपोर्टर उन्हें देख रहा है। याविया कहती है, तुम्हें मेरे साथ पूरे हांगकांग में मशहूर होना है, कल न्यूज हेडलाइंस में देखना। मिस्टर फू हाँ कहकर उसका चेहरा पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन याविया उसे एकदम धक्का देकर दूर कर देती है। वो पूछता है, तुम्हें डर लग रहा है? याविया कहती है, मैं कभी किसी से नहीं डरती। फिर उसकी शर्ट पकड़कर खुद उसे किस करने लगती है। उधर कोई उनकी फोटो खींच रहा होता है। सुबह याविया जब सो रही होती है तभी उसका फोन बजता है। उसकी बहन जिया कॉल करके कहती है, देखो तुमने क्या कांड मचा दिया, तुम क्योटो प्रिंस को रेस्टोरेंट में किस कर रही थी। याविया एकदम चौंक जाती है। क्योटो प्रिंस? बहन जिया बताती है, वो फू फैमिली से है, जो शहर की सबसे अमीर फैमिली में से एक है। वो कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम आसानी से खेल सको। याविया जल्दी से न्यूज चेक करती है, जिसमें मिस्टर फू मीडिया वालों के सामने अनाउंस कर रहा है कि मैं अब फू ग्रुप को ऑफिशियली संभालने वाला हूँ। अब से मैं ही फू ग्रुप का सीईओ हूँ। रिपोर्टर पूछते हैं, वो फोटो में तुम ही हो ना? मिस्टर फू कहता है, हाँ, क्योंकि मैं कल रात हांगकांग में था। याविया सोचती है, ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, मुझे फंसा दिया। फिर वो कॉल करके कहती है, ये सारी न्यूज हटा दो। उसका मैनेजर बोलता है, कोई फायदा नहीं, अफवाहें फैल चुकी हैं। याविया सख्ती से कहती है, चुपचाप हटा दो। मन ही मन सोचती है, ये क्योटो का प्रिंस निकला, अब मैं अपने लिए दूसरा लड़का कैसे ढूंढूं? मिस्टर फू का असिस्टेंट सोचता है, बॉस ने सबसे पहले अपनी डेफिंग न्यूज फैलवाई, लेकिन तभी बताता है कि किसी ने वो न्यूज दबा दी। मिस्टर फू को पहले से पता था कि याविया ने करवाया है। तभी याविया का कॉल आता है। मिस्टर फू कहता है, फाइनली तुमने संपर्क किया। याविया कहती है, तुम क्योटो शहर के फू फैमिली के युवा मास्टर हो, जो 10 साल आर्मी में रहे और रिटायर होते ही फैमिली बिजनेस पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ी हैं, फिर मेरे पीछे क्यों लगे हो? वो जवाब देता है, क्योंकि तुमने मेरा पहला समय ले लिया। याविया बोलती है, मेरा भी तो पहला समय था, तुमने मुझसे झूठ बोला, तो कल रात की वो डील कैंसिल। मिस्टर फू कहता है, तुमने साफ प्रॉमिस किया था कि मुझे अपना बेडमेट बनाओगी। याविया कहती है, मुझसे अच्छा तो मेरी बहन को अप्रोच करो, उसमें ज्यादा फायदा है। वो हंसता है और कहता है, किसने कहा मैं किसी मकसद से आया हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ। अब जब पूरी दुनिया को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, तो मुझे एक चांस क्यों नहीं देती? हांगकांग का सन इन लॉ बना लो। याविया कहती है, लगता है तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। वो जवाब देता है, हाँ, ड्रीम्स में तो मैं पहले ही तुमसे शादी कर चुका हूँ। याविया गुस्से में फोन काट देती है। मिस्टर फू हंसता है और कहता है, ये कितनी जिद्दी है, तभी तो मुझे पसंद है। अगले सीन में याविया अपनी असिस्टेंट के साथ बार में ड्रिंक करने आती है। असिस्टेंट पूछती है, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? उधर डैन और उसके दोस्त याविया के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। याविया गुस्से से बोतल उठाकर डैन की टेबल पर फोड़ देती है। डैन चिल्लाता है, कौन है ये? याविया सिगरेट पीते हुए आती है। डैन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। याविया सिगरेट मुंह से निकालकर उसके ड्रिंक में डाल देती है और कहती है, इसे पियो। डैन बोलता है, ये गंदा हो गया, दूसरी वाली पी लूंगा। लेकिन याविया उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे जमीन पर पटक देती है। डैन के दोस्त खड़े हो जाते हैं। असिस्टेंट कहती है, याविया तो ताइक्वांडो में प्रोफेशनल है, कौन अपनी हड्डी पसलियां टूटवाने का रिस्क लेना चाहेगा? आगे आओ ना, अगर हिम्मत है। लेकिन डैन के दोस्त बहाने बनाकर वहाँ से खिसक जाते हैं। टूटे कांच का एक टुकड़ा उठा लेता है और चिल्लाता है, मैंने बहुत दिनों से किसी को सबक नहीं सिखाया। डरते हुए डैन की ओर बढ़ती है। वो घबराकर कहता है, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। जैसे ही वो कांच मारने वाली होती है, डैन चिल्ला पड़ता है, मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। याविया एकदम रुक जाती है। डैन बोलता है, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। लेकिन याविया उसके हाथ में वो कांच का टुकड़ा घुसेड़ देती है और कहती है, तुम्हारी डैन फैमिली पिछले 20 साल से ज्यादा समय से हमारी जू फैमिली पर निर्भर रही है, बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट तक हड़प लिए। क्या अब तक एहसान पूरा नहीं हो गया? इतने में डैन का बड़ा भाई वहाँ पहुँच जाता है। डैन चिल्ला रहा होता है, भाई मुझे बचा लो। डैन कहता है, मेरे छोटे भाई ने गलती की है, इसे मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें इसका पूरा हिसाब दूंगा। लेकिन याविया उसे वहीं जमीन पर पटक देती है और कहती है, जो मैं करने का मन बना लूं उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता। डैन बोलता है, हाँ इसने गलती की, मैं इसे माफी मंगवाऊंगा, लेकिन इसकी उंगलियां काटना थोड़ा ज्यादा
ज्यादा हो गया। फिर वो अपने छोटे भाई को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट कहती है, अच्छा ही हुआ तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, इतना गंदा इंसान है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। यावेया जवाब देती है, डैन फैमिली से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। फिर यावेया डैन फैमिली में डैन की मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है, आंटी मैंने सगाई तोड़ दी है। आंटी बोलती है, सगाई टूट गई, लेकिन हमारी फैमिलीज की दोस्ती तो बाकी है ना, तुमने मेरे बेटे की उंगलियां तो तोड़ ही दी, अब वो क्या करेगा। यावेया साफ कहती है, अगर आपका बेटा लंगड़ा हो गया होता तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मॉम की जान बचाई, लेकिन पिछले 20 सालों से हम आपकी नेकी का बदला चुका चुके हैं। अब तक भिखारियों की तरह दूसरों पर लटके रहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा। आंटी कहती है, तुम्हारी मॉम ये सुनेंगी तो दुखी होंगी। यावेया हंसकर बोलती है, और तुम लोग जो 20 साल से जू फैमिली का खून चूस रहे हो, ये पता चलने पर मॉम कितनी दुखी होंगी। अगर आपने अपने बेटे को ठीक से पढ़ाया होता तो शायद उसकी उंगलियां सलामत होती। आंटी गुस्से में चिल्लाती है, तुम बड़ों से ऐसे बोलोगी, क्या तुम्हारे डैड को पता है। यावेया कहती है, तुम्हारी डैन फैमिली के एहसानों की वजह से ही डैड अब तक चुप है, वरना कब के तुम्हारी फैमिली के सारे काले कारनामे उजागर हो जाते। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि आंटी गुस्से से तिलमिला रही होती है। बाहर आते ही उसका नौकर कार का दरवाजा खोलता है। यावेया कहती है, न्यूज फैला दो, डैन फैमिली का बड़ा बेटा प्रॉपर्टी के लालच में डैन का इलाज नहीं करवा रहा। नौकर बोलता है, लेकिन यंग लेडी, अफवाहें तो फैल चुकी है कि आपने पहले उसका हाथ तोड़ा। यावेया कहती है, फिर बार की वो स्ट्रीट फुटेज रिलीज कर दो ताकि सबको पता चले डैन कितना नीच है, और कार में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में यावेया भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। मिस्टर फू ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो पहले से ही इतनी अमीर हो, फिर भी भगवान से मन्नत मांग रही हो। यावेया चौंक कर कहती है, तुम अंदर कैसे घुसे। वो हंसता है और बोलता है, मैंने कहा मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो अंदर आने दिया। यावेया टोकती है, किसने कहा तुम मेरे मंगेतर हो। मिस्टर फू कहता है, मैंने कहा, और मैं तुम्हारे एक्स से तो बेहतर हूँ, उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। यावेया बोलती है, जिस लड़के ने मेरे खिलाफ साजिश रची मैं उसे टॉप पोजीशन दूं। मिस्टर फू कहता है, मैं अपनी होने वाली बीवी के खिलाफ कभी प्लानिंग नहीं कर सकता। यावेया कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया ताकि मैं तुम्हें किस कर लूं और अगले दिन अपनी असली पहचान बता दो। वो जवाब देता है, मैं थोड़ा लालची हो गया था क्योंकि सबको बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यावेया हंसती है, बहुत सारे लोग मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, तुम अच्छे लगते हो, फिगर भी ठीक है, लेकिन स्किल्स में कुछ खास नहीं, क्वालिफाई नहीं करते। मिस्टर फू कहता है, मैंने बताया ना वो मेरा पहला समय था। यावेया चिढ़ाकर कहती है, बुरी लड़कियां तो तुम्हें पसंद नहीं होंगी ना। वो उसे करीब खींचता है और कहता है, मुझे बेड पर वाली लड़कियां पसंद है। यावेया बोलती है, मेरे जैसी अमीर सुंदर स्टेटस वाली, ऐसी मिलना आसान नहीं। मिस्टर फू कहता है, क्यों ना आज रात थोड़ा मेरे साथ और सो डैन, देखना बेड पे कैसे रुलाता हूँ। मैं अभी भी फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है, दोनों रोमांस में खो जाते हैं और पूरी रात साथ बिताते हैं। सुबह मिस्टर फू देखता है यावेया सो रही है। अचानक उसका फोन बजने लगता है, वो नहीं उठती तो मिस्टर फू फोन उठाता है। उसकी बहन जिया चिल्लाती है, मैंने कितने कॉल किए, अब जाकर उठा रही हो, ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच, बस सोती रहो। मिस्टर फू जैसे ही बोलता है, जिया कहती है, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। मिस्टर फू गेट खोलने जाता है। जिया अंदर आकर कहती है, जाकर इसे उठाओ। मिस्टर फू पहले यावेया के पास जाता है, सोते हुए उसे किस करता है, बेबी उठ डैन। यावेया उसे हटाती है। वो कहता है, तुम्हारी बहन जिया आ गई है। यावेया एकदम उछलकर उठ जाती है। जिया चौंक कर पूछती है, तुम दोनों साथ में हो क्या। यावेया ना में सिर हिला देती है, जबकि मिस्टर फू हंसते हुए हाँ कहता है। जिया फिर टोकती है, तुम्हारा क्या रिश्ता है आखिर। मिस्टर फू मजे लेते हुए बोलता है, मैं तो इसे चूम रहा हूँ, लेकिन यावेया साफ कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिया मिस्टर फू से कहती है, तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। वो हंसकर जवाब देता है, मैं ऐसे कपड़ों में थोड़े ही बाहर निकलूंगा, शोभा नहीं देगा ना। यावेया अपनी बहन से पूछती है, सिस्टर तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गई। जिया मिस्टर फू की तरफ घूर रही होती है तो यावेया उसे इशारा करती है। मिस्टर फू कहता है, ठीक है मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। जिया यावेया से कहती है, डैन फैमिली के साथ रिश्ता तोड़कर तुमने बिल्कुल सही किया। यावेया हंसकर बोलती है, सिस्टर तुम तो कितनी अच्छी हो। जिया चेतावनी देती है, मिस्टर फू यहाँ किसी मकसद से आया हो तो थोड़ा सावधान रहना, लड़कों से फूल मत बन जाना। फिर वो आगे कहती है, अगर वो डैन ने दोबारा तुम्हें तंग किया तो मुझे बता देना, मैं उसकी कंपनी को दिवालिया कर दूंगी। यावेया प्यार से कहती है, लव यू सिस्टर। फिर जैसे ही जिया चली जाती है, यावेया रूम में लौटती है। मिस्टर फू अभी भी वही पुराने कपड़ों में बैठा होता है। वो हैरान होकर कहती है, तुम्हें कपड़े नहीं बदलने। वो शरारत से बोलता है, मेरे साथ सोकर मुझे भगा दोगी क्या।
वो उसे छूने लगता है, लेकिन यावया हटकर कहती है, हम बस बेडमेट्स हैं, अब अपना सामान पैक करो और निकल लो, मैं बाहर वालों को रखती नहीं हूँ। वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यावया टोकती है, जरूरत नहीं, तुमने तो मेरी फैमिली की वजह से मुझसे संपर्क किया ना। मिस्टर फू पूरा ब्यौरा देता है, हांगकांग सिटी की ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे भेजा था सीक्रेटली सारी एंटरटेनमेंट कंपनियों की जांच करने को। कुछ आर्टिस्ट अचानक गायब हो रहे हैं और मुझे शक है डैन फैमिली का हाथ, इसलिए तुम्हारी जो फैमिली को डैन फैमिली से बिजनेस खत्म कर देना चाहिए। यावया फाइल्स निकाल कर देती है, हमारी जू फैमिली ने डैन फैमिली के साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन जिस एंटरटेनमेंट कंपनी की बात कर रहे हो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। मिस्टर फू कहता है, अच्छा, मुझे लगा तुम गुस्सा हो डैनगी। यावया हंसती है, मैं गुस्सा क्यों हूँ? वो पूछता है, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? फिर वो अपनी उंगली से यावया की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाता है, वो उसके करीब आता है जैसे चूमने वाला हो। यावया पहले आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसका चेहरा घुमा देती है और जाती हुई कहती है, मेरे साथ काम पर मत चलना। अगले सीन में लग्जरी कार आती है, मिस्टर फू उसमें से उतरता है और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है। यावया पैर बाहर निकालती है तो वो फटाक से छाता खोल देता है, उसका हाथ थामकर बाहर निकालता है और कहता है, यंग लेडी तो अभी भी वैसी ही सख्त है। जैसे ही वो अंदर ले जाता है, वहाँ जू फैमिली का असिस्टेंट डिंग बैठा होता है। मिस्टर फू उसे इशारा करता है। यावया डिंग से पूछती है, तुम मुझसे बात करने आए हो तो रिकॉर्डिंग क्यों चला रखी? मिस्टर फू डिंग की घड़ी उतार लेता है। यावया कहती है, रिकॉर्डिंग करने से मना तो नहीं किया, लेकिन चोरी चुपके मत करो ना। फिर यावया मिस्टर फू से कहती है, मैं जू फैमिली की ओर से कोऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। फिर वो अपने नौकर के साथ आती है जो बताता है, वांग बहुत प्लेबॉय और बेशर्म है, आप सावधान रहना। वांग वहाँ गोल्फ खेल रहा होता है। यावया को देखकर हाथ मिलाने आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। यावया की बहन जिया कहती है, वांग अच्छा आदमी नहीं है, अगर वो तंग करे तो पीट देना। वांग उसे गंदी नजरों से घूर रहा होता है और कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें गोल्फ सिखाऊं, और सिर्फ गोल्फ ही नहीं, बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। उधर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ आ पहुँचता है। असिस्टेंट फुसफुसाता है, बॉस, उस बूढ़े की नजरें आपकी वाली पर हैं। वांग यावया को ड्रिंक ऑफ करता है, लेकिन वो इग्नोर करके नौकर से गोल्फ स्टिक मांगती है। वांग से कहती है, पहले 1-2 मैच खेल ले। गोल्फ खेलने लगती है। वांग बोलता है, मैं सिखा दूं, फिर कोऑपरेशन पक्का। छूने की कोशिश करता है तो यावया दूर हो जाती है और नौकर से माइक मंगवाती है। वांग पूछता है, ये क्या कर रही हो? यावया कहती है, सबको अनाउंस करो कि तुम नंबर 1 के हरामी हो, वरना कोई कोऑपरेशन नहीं। वांग गुस्से में होता है। यावया कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है जू कंपनी को तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी वांग कंपनी को हमारी जरूरत। वांग माइक थाम कर बोलता है, हाँ मैं हरामी हूँ। यावया कहती है, 3 बार बोलो। उसे बोलना पड़ता है, बाकी लोग हंसने लगते हैं। यावया बोलती है, सही कहा, लेकिन हमारी जू कंपनी हरामियों से डील नहीं करती। वांग गुस्से में माइक फेंकता है और चिल्लाता है, मुझे बेवकूफ बना रही थी। गोल्फ स्टिक उठाकर मारने वाला होता है। नौकर यावया को बचाने आगे आता है, लेकिन उससे पहले मिस्टर फू दौड़कर आता है और वांग को लात मारकर उड़ा देता है। वांग चिल्लाता है, तुम कौन हो? मिस्टर फू उसके ऊपर पैर रखकर दबाता है। यावया कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर गोल्फ स्टिक से वांग को अच्छे से पीटती है। अगले सीन में मिस्टर फू उसके हाथ पर स्प्रे छिड़क रहा। उसने वांग को इतना पीटा था कि वांग की हालत ऐसी हो गई थी कि एम्बुलेंस वाले उसे उठा कर ले गए। मिस्टर फू कहते हैं, जब तुम दूसरों को धोया करती हो तो कम से कम खुद की भी थोड़ी फिक्र तो कर लिया करो। वो बोलती है, ये छोटी मोटी चोट है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है, प्रेसिडेंट साहब ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं। वो कहते हैं, मुझे अब विदेश जाना पड़ेगा। वो पूछती है, क्या तुम्हें मेरी कोई और मदद चाहिए? वो बोलते हैं, बस खुद का ख्याल रखना और उस डैन से दूर रहना। हमारे पास अभी 10 घंटे हैं साथ में। फिर उसे खाना खाने के लिए पूछते हैं तो वो हाँ कह देती है। वो उसे लंच पे ले जाते हैं और वहाँ वेटर्स को फूल हटाने का ऑर्डर दे देते हैं। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पॉलन से एलर्जी है? वो हंसते हुए कहते हैं, लवर बनने के लिए ये तो बेसिक जरूरी चीज है ना। वो उसे किस करने वाले थे, लेकिन वो रोक देती है क्योंकि वेटर खाना सर्व करने आ गए थे। वो कहती है, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। वो पूछते हैं, कौन सी इमेज? वो बोलती है, सिंगल रहने वाली इमेज। वो हंसते हुए अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो कहती है, अगर मुझे तुम्हारी प्रेसिडेंट वाली पहचान न पता होती तो सच में लगता तुम मेरे पुराने लवर बनना चाहते हो। मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें फर्स्ट नाइट याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था? उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, मतलब तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया? वो बोलती है, तुम तो बस इस एक्साइटमेंट को प्यार समझ रहे हो क्योंकि उस टाइम तुम नशे में थे ना। वो उसके करीब आकर कहते हैं, तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल गलत है। उस टाइम नशे में सिर्फ तुम थी, तुम होश में नहीं थी। मैं तो पूरी तरह होश में था। और उसके हाथ में अपना गले का पट्टा पकड़ा देते हैं। मैं तो तुम्हारा पति बनने को भी तैयार हूँ। वो पट्टा
छोड़ देती है और कहती है ये तो पूरा साइको है, लेकिन वो भी हंस रही थी। मिस्टर फू कहते हैं अगर मेरा ट्रिप सफल रहा तो मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुई तो आधा महीना या पूरा महीना भी लग सकता है। वो पूछती है क्या ये खतरनाक है? वो कहते हैं डिपेंड करता है, लेकिन मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो क्या तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनने का मौका दोगी? वो कहती है पहले तो वापस आओ फिर देखेंगे। रात को जब वो बेड पर सो रही थी वो उसके पास आ जाते हैं। वो उठती है तो उसके माथे पर किस कर लेते हैं। मुझे मिडनाइट में जाना है। वो कहती है फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे इम्प्रेस करने आए हो? वो पूछते हैं क्या मैं इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया? वो कहती है सॉरी, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती वरना तुम अपने काम में लेट हो जाओगे। फिर वो उसे कुछ देती है। वो पूछते हैं ये क्या है? वो बताती है जब मैं प्रेयर करने गई थी मुझे 2 एमलेट मिले थे, इस वाले को अपने फोन में रख लेना। वो उसे गले लगाकर कहते हैं ओके, लेकिन याद रखना जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें मुझे चांस देना ही पड़ेगा। वो कहती है मैंने कहा ना लौटने के बाद बताऊंगी। फिर दोनों गले मिलकर सो जाते हैं। रात में उसका अलार्म बजता है तो वो उसे ध्यान से बेड पर लिटाकर चुपके से चले जाते हैं। फिर वो अपने कपड़े निकालने लगते हैं और हमें एक शानदार नजारा मिलता है, लेकिन वो जल्दी से अपने सीक्रेट एजेंट वाले कपड़े पहन लेते हैं। फिर यावया को किस करके चले जाते हैं जबकि वो जाग रही थी और धीरे से कहती है सेफली वापस आना। अगले सीन में वो बार में बैठी है। असिस्टेंट कहती है तुम फिर मजे करने आ गई? वो बोलती है नींद नहीं आ रही थी। असिस्टेंट कहती है तुम्हारा वो फैमिली मेंबर चला गया। वो कहती है मैंने कब कहा वो मेरा है? असिस्टेंट बोलती है तुम उसके बिना सो नहीं पा रही हो और उसके लिए मेल मॉडल बुला लेती है, लेकिन यावया उस मेल मॉडल से दूर होकर बैठ जाती है। ये मुझे पसंद नहीं और उन्हें भगा देती है। असिस्टेंट कहती है लगता है उसके बिना तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, वही तो तुम्हें भाग गया है। अगले सीन में यावया अपनी कंपनी में मीटिंग कर रही है। वो कंपनी की सीईओ है और सारे एम्प्लॉय को उनका काम बांट देती है। सोचती है उसे गए 2 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं। फू के हाथ पर चोट थी लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। वो अपना फोन मांगते हैं लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। वो देखते हैं कि यावया ने उन्हें फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया तो मैसेज करते हैं हार्टलेस मुझे दोबारा ऐड कर लो। यावया देखती है वो प्लीज प्लीज कर रहे हैं तो ऐड कर लेती है। वो बताते हैं मुझे लौटने में आधा महीना लग सकता है और अपनी गन उठाकर चले जाते हैं। यावया देखती है कि डैन फैमिली धीरे धीरे कंगाल हो रही है। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आती है। असिस्टेंट फ्रेंड बताती है डैन की हालत इतनी खराब हो गई है उसने अपनी लवर एजेंट के बच्चे को स्वीकार नहीं किया और जबरदस्ती एबॉर्शन करवा दिया। जब एजेंट एक्सप्लेनेशन मांगने गई डैन फैमिली के पास तो उन्होंने उसे गायब कर दिया। यावया कहती है फिर तो हमें पुलिस बुलानी चाहिए। असिस्टेंट बोलती है तुम मिस्ट्रेस को बचाओगी ना? वो कहती है वो डैनशु अपनी हरकतों से तो सुधरेगा नहीं, उसे ठीक से सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोचो कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होगा और आगे भी करेगा। तभी एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करने लगता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। असिस्टेंट की हंसी छूट जाती है लेकिन वो लड़का आंखें बंद करके खड़ा था। वो उसके सिर को पकड़ लेती है और झाड़ती है ये सब ठीक नहीं ब्रदर, ऐसा मत करो। फेंग हैरान होकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। तुम हांगकांग में क्या कर रहे हो? कहीं जिया कंपनी के लिए मेरी सिस्टर से कमिटमेंट लेने तो नहीं आए? फेंग कहता है जिया ग्रुप तुम्हारी सिस्टर जिया का नहीं है। वो बोलती है मेरी मॉम जिया फैमिली की असली बेटी है तो सिस्टर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्या? तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? वो कहता है मुझे डेयर मिला था किसी भी रैंडम लड़की को प्रपोज करना था। तभी फेंग के दोस्त आते हैं और चिढ़ाते हैं क्या हुआ, डेयर पूरा नहीं हुआ? कहीं उसने तुम्हें ठुकरा तो नहीं दिया? फेंग बताता है ये मेरी सिस्टर है। जैसे ही उन लड़कों को पता चलता कि वो मिस यावया हैं, वो घबरा जाते हैं और पंगा लेने से डरकर भाग खड़े होते हैं। फेंग कहता है मुझे भी ले चलो, कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन वो उसे कसकर पकड़ लेती है। इतनी जल्दी क्या है? हांगकांग आना तुम्हारे लिए आसान थोड़े ही है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। और अपने मैनेजर को चिल्लाती है जल्दी से 10 डग्स ला दो। मैनेजर सारे मेल मॉडल्स को लाइन में खड़ा कर देता है। फेंग चिल्लाता है सिस्टर तुम इन सबको बुलाकर मेरा अपमान करना चाहती हो? लेकिन मिस्टर फू का फ्रेंड वीडियो बना रहा था। मेरा ब्रो यहाँ से गया है और ये लड़कों के साथ खेल रही है। मैच बताता है कि ये सारे मेल मॉडल्स एकदम क्लीन हैं। फेंग कहता है सिस्टर अगर तुमने इन सबको मुझे छूने को कहा भी तो मैं घोस्ट बन जाऊंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी ठुकाई भी मार देती है। मैं इन मेल मॉडल्स की बात नहीं कर रही, डग्स की बात कर रही हूँ। मैनेजर उन मेल मॉडल्स को ले आता है। फ्रेंड वीडियो बनाना बंद कर देता है
अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी ब्रो को भेज दूंगा, उसे छेड़ने में मजा आएगा। इधर मिस्टर फू अपने मिशन पर जा रहे थे, तभी उनका फ्रेंड वो वीडियो भेज देता है। वो बोलते हैं मेरी वाइफ लड़के ढूंढ रही है, पहले वहाँ चलते हैं। बॉस की चोट देखकर फ्रेंड कहता है बॉस आपकी चोट लगी है। वो कहते हैं वाइफ ज्यादा जरूरी है। इधर यावेया जबरदस्ती फेंक को सारे डग्स खिला रही थी। वो कहता है सिस्टर मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। वो बोलती है खाना वेस्ट मत करो। तभी मिस्टर फू की धांसू एंट्री होती है। वो पीछे से आकर खड़े हो जाते हैं। यावेया उन्हें देखकर चौंक जाती है, तुम कब वापस आ गए? लेकिन वो उसे पकड़कर करीब खींच लेते हैं। डग्स कहाँ हैं? वो पूछती है क्या तुम्हें भी खाना है? वो वीडियो दिखाते हैं ये 10 मेल मॉडल्स। वो कहती है ये तो आधी वीडियो है। फिर उनकी चोट देख लेती है। वो पूछते हैं तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? फेंग चिल्लाता है तुम इसकी वजह से मुझे तोड़ रही हो। मिस्टर फू उसकी गर्दन पकड़कर पूछते हैं मुझे एक्सप्लेनेशन दोगी? वो कहती है तुम जलन क्यों कर रहे हो? फेंगा बोलता है ये यावेया तुम पर चीट कर रही है। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारी गलती है, किसने कहा था इसे पटाने को? ये पहले से मेरी है, तुम क्या उसके मिस्ट्रेस बनोगे? लेकिन यावेया उसे छोड़ देती है और फेंग से कहती है लगता है तुम्हारा सबक अभी कम पड़ गया, 10 और डग्स ऑन ऑर्डर करने पड़ेंगे। वो घबराकर कहता है नहीं सिस्टर मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही ब्रदर इन लॉ को छेड़ रहा था, सच में और नहीं खा पाऊंगा। वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर उसकी असिस्टेंट भी भाग जाती है। मिस्टर फू उसे पकड़कर कहते हैं अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम मुझे चांस दोगी ना? और उसे किस करने लग जाते हैं। दोनों की किस करते करते रूम में चले जाते हैं। यावेया उसे बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसे छूने लगती है तुम्हारी चोट कैसी है? वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसके ऊपर बैठकर उसके कपड़े हटा देती है। पट्टी बंधी हुई थी। वो पूछते हैं आज क्या तुम्हें टॉप पे रहना है? वो कहती है पहले तुम्हारी चोट देख लूं। और उसकी पूरी टी शर्ट निकाल देती है और कहती है तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, बार में क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मुझे लगा अगर लेट आया तो कहीं कोई मेरी बंदी को उठा ना ले जाए। और उसे किस करने लगते हैं। वो पट्टी हटाकर घाव देखती है। वो कहते हैं चिंता हो रही है? वो बोलती है तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? और मेडिसिन लगाने लगती है। वो अभी भी मस्ती कर रहे थे, जानबूझकर जोर से लगाती है तो बोलते हैं आराम से करो। मिस्टर फू कहते हैं क्या पता है जब मैं विदेश में था रोज तुम्हें मिस करता था, क्या तुमने मुझे मिस किया? वो उसे पकड़कर किस करने लगती है। मिस्टर फू भी किस कर रहे थे। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? वो कहती है मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो शायद एक्सेप्ट कर लूं। वो कहते हैं आधा महीना। वो हंसती है तुम्हें क्या मैं वेजिटेबल मार्केट लगती हूँ जो बार्गेनिंग कर रहे हो? वो उसके हाथ पर किस कर देते हैं। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या तुम टाइम कम कर दोगी? लेकिन वो हाथ हिलाकर कहती है मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ, तुम भी आराम कर लो। पर वो उसे खींचकर अपनी बाहों में झट से खींच लेता है। वो बोलती है तुम्हारे तो चोट लगी हुई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अभी रोमांस का मन है क्या? मिस्टर फू उसे गोद में उठाकर बेड पर धप्प से पटक देते हैं और कहते हैं बहुत लेट हो गया, अब जल्दी काम की बात पे आते हैं। फिर उसके ऊपर चढ़कर किस करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने डैन को कसकर बांध रखा है। डैन जोर जोर से हंस रहा है और बोलता है अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम हमारी डैन फैमिली के खिलाफ प्लान बना रहे हो तो मैं यावेया को और जोरदार नशा देता, वो मेरे सामने गिर जाती और तुम बस देखते रह जाते। मिस्टर फू कहते हैं मुझे पहले से पता है कि तुम थोड़े कायर हो, लड़कियों की पर्सनल चीजें चुरा कर रखते हो, लेकिन तुम तो इतने नीचे गिरे हो कि अपने भाई की उंगली तक चुरा ली। डैन बोलता है मेरे भाई की उंगलियां तो यावेया ने काटी थी, इतना कीमती पीस था तो संभालना तो बनता है। मेरा बस चले तो मैं यावेया को बांध कर रखता और धीरे धीरे उसके घमंड को चूर चूर कर देता। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है और घूंसे बरसाने लगते हैं। यावेया का नाम दोबारा अपनी गंदी जुबान पर मत लेना, तू अपनी आर्टिस्ट से गैर कानूनी काम करवाता है, लगता है बच जाएगा। डैन चिल्लाता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे तो बस मुझे 5-6 साल की जेल होगी। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी बड़ी टीम सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए बनाई है? तुम्हारे साथ जुड़े हर बुरे आदमी को बेनकाब करूंगा, एक एक करके सबको उनकी सही जगह पहुंचा दूंगा। डैन चिल्लाने लगता है तो वो घूंसा मारते हैं तेरे खुद के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए लड़कियों को तंग करके अपना मेल ईगो संतुष्ट करता है, कितना घिनौना है। और तू अपने भाई से जलता है, कम से कम उसका मेल फंक्शन तो ठीक है, इसलिए तूने उसे बर्बाद कर दिया ताकि डैन फैमिली उसे ना मिले। चिंता मत कर, तेरी पूरी डैन फैमिली जेल की हवा खाएगी। और उसके ऊपर एक पाउडर छिड़क देते हैं। तू इसी का गैर कानूनी धंधा करता है ना, यही तेरे पर भारी पड़ेगा। इधर यावेया कार से जा रही होती है, तभी बहुत तेज स्पीड से दूसरी गाड़ियां आती दिखती हैं। एक गाड़ी से डैन निकलता है और एजेंट की गर्दन पर चाकू रख देता है, क्योंकि मिस्टर फू अपने आदमियों के साथ उसे पकड़ने आ रहे थे। वो चिल्लाते हैं चाकू नीचे रख दे वरना तेरी जान नहीं बचेगी। तभी यावेया अपनी कार से उतरकर चुपके से उसके पीछे पहुंच जाती है। डैन उसे देख लेता है और एजेंट को छोड़कर यावेया पर चाकू चलाने लगता है।
लगता है, लेकिन याव्या कौन सी कम है। वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे जमकर धो डालती है। मिस्टर फू दौड़ते हुए आते हैं। तुम ठीक तो हो ना? वो हंसकर कहती है, मैं तो हमेशा औसम रहती हूँ ना। फिर मिस्टर फू के आदमी डैन को पकड़कर लाते हैं। वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो उसे कसकर पकड़कर पजेसिवली किस करने लग जाते हैं। उसे कार से सटा देते हैं। वो धक्का मारकर कहती है, मुझे सांस लेने दो यार। वो बोलते हैं, पता है कितना खतरनाक हो सकता था। वो कहती है, अरे ये तो बड़ी बात ही नहीं, इसे तो मैं एक हाथ से संभाल सकती हूँ। वो कहते हैं, अगर उसके पास गन होती या कोई और खतरनाक हथियार, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की कितनी चिंता है पता है। वो बोलती है, तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं बने, अभी से इतने पजेसिव हो रहे हो। वो कहते हैं, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन वो चिल्ला पड़ती है। वो घबरा जाते हैं। कहाँ चोट लग गई? वो चिल्लाकर कहती है, मेरी कार आज ही नई खरीदी थी, इस पर स्क्रैच आ गए। वो राहत से हंसते हैं। अच्छा, मैं तो डर गया था, बस कार ही तो है, नई खरीद लो, इससे 10 और कारें मिल जाएंगी, अपना कार्ड दे देते हैं। वो कहती है, ये तुम्हारा सैलरी कार्ड तो नहीं? वो बोलते हैं, है नहीं यार, ये फू ग्रुप का डिविडेंड कार्ड है। वो कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पैसे उड़ा लूंगी? वो कहते हैं, पैसा तो मेरी ताकत है, तुम्हें जो चाहिए वो दिला दूंगा, चलो चलें। वो बोलती है, तुम्हें अपनी टीम के साथ नहीं जाना? वो कहते हैं, मैं तो बस उनकी मदद करने आया था, अब डैन का काम हो गया तो वाइफ पे फोकस करने का टाइम है। तभी मैनेजर फोन पर बताता है, हमारे आर्टिस्ट को रॉन्ग और उसके गैंग ने पकड़ लिया। वो कहती है, मतलब हमारी कंपनी में कोई गद्दार है, और पता करने के लिए आदमी भेजती है। मिस्टर फू पूछते हैं, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वो बोलती है, पहले तुम हम दोनों के कपल वाली न्यूज हटा दो। वो उसके करीब आकर कहते हैं, शादी के बाद तो हम रियल कपल बन जाएंगे। उसे किस करने लगते हैं, लेकिन वो रोक देती है। दिन दहाड़े ये काम नहीं होते, ये रात के काम है। वो कहते हैं, लेकिन मैं तो कभी भी तैयार हूँ। वो कपड़ों से गन निकाल लेती है। वो हंसते हैं, अपने हस्बैंड का मर्डर करोगी? वो कहती है, अभी तो तुम फियांसे भी नहीं हो, हस्बैंड कैसे बन गए? मिस्टर फू कहते हैं, अगर तुम कहो तो पहले ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। तभी उसे फोन आ जाता है। वो बोलती है, कोई मुझसे मिलना चाहता है, तब तक तुम अपनी परफॉर्मेंस सुधार लो। असल में डैन की मॉम याव्या से मदद मांगने आई थी, लेकिन याव्या बताती है, तुम्हारे बेटों ने हमारी डैन फैमिली के खिलाफ गलत प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें हमारा लाखों का नुकसान हो गया। पहले उसका हिसाब दो, और मुझे लगता है जेल जाने के बाद तुम जल्दी बाहर नहीं आ पाओगी। तभी वहाँ अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। आंटी घबरा जाती है, तुमने पुलिस बुला ली? वो थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू आगे आ जाते हैं। पुलिस आंटी को पकड़ कर ले जाती है। याव्या पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक थे, लेकिन जानबूझकर नाटक करने लगते हैं, दर्द हो रहा है। वो कहती है, मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा दूंगी। मेडिसिन लगाते हुए वो हंस रहे थे। वो बोलती है, पहली वाली ठीक नहीं हुई, दूसरी और मार ली, तुम्हें आगे आना जरूरी था क्या? वो कहते हैं, ये तो बॉयफ्रेंड की ड्यूटी है ना, गर्लफ्रेंड को बचाना। वो हंसती है, तुम तो अभी मेरे प्रोबेशन वाले बॉयफ्रेंड हो। वो बोलते हैं, अभी ना, कभी तो पूरा वाला बन ही जाऊंगा ना। फिर उनका मैनेजर कॉल पे बताता है, हमारे आर्टिस्ट विरोना के अकाउंट में अचानक 8 मिलियन ट्रांसफर हो गए। याव्या परेशान देख वो उसके लिए खाना बनाकर लाते हैं। वो कहती है, तुम्हें किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने को? क्या मुझे ऐसे पटाने की कोशिश कर रहे हो? वो हंसते हैं, हाँ यार, मैं तो तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, और जेब से फोर्क निकाल कर देते हैं। वो खाने लगती है तो वो उसे घूर रहे थे। वो भी उनकी तरफ देखने लगती है तो उन्होंने जो पहना था वो निकाल कर फेंक दिया। वो बोलती है, तुम्हें भी चोट लगी है? वो कहते हैं, क्यों ना आज हम साथ में नहा लें। वो हंसती है, तुम्हारी बॉडी पर इतनी चोटें हैं और तुम्हें शावर लेने का मन है? वो बोलते हैं, तुम्हारा बंदा बहुत फास्ट है, चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं, यकीन न हो तो ट्राई करके देख लो। वो कहती है, पहले जाकर नहाओ, क्लीन होकर आओगे तो चोटें चेक कर लूंगी। अगले सीन में वो वीडियो कॉल पर अपने डैड से बात कर रही थी। डैड पूछते हैं, क्या तुम सच में मिस्टर फू को डेट कर रही हो? क्या वो हमारी फैमिली का दामाद बनने को तैयार है? वो बोलती है, ये सारी बातें पूछने के लिए अभी जल्दबाजी हो रही है। तभी मिस्टर फू तौलिए में लपेटे आते हैं और पीछे से गाल पे किस कर देते हैं। बेबी, मेरे साथ शावर लेने चलोगी? डैड देखकर हैरान। मिस्टर फू जैसे ही वीडियो कॉल देखते हैं, झट से दूर हो जाते हैं। याव्या कहती है, डैड रात बहुत हो गई, और कॉल काट देती है। फिर मिस्टर फू को घूरती है, मेरे डैड को पता चल गया तुम कितने नॉटी हो। वो बोलते हैं, सॉरी, कंपनसेशन में तुम मुझे चेक कर लो। उसे पकड़कर खुद को छुलवा देते हैं। वो उनके गले में हाथ डालती है तो गोद में उठाकर बेड पर गिरा देते हैं। उसे पुराने मिनट के स्टंट की याद आ जाती है तो पूछते हैं, क्या हुआ? स्ट्रिक्ट हो गई हो या मैं इतना हॉट लग रहा हूँ? वो उनकी चेस्ट में चिंच मार देती है, मैं पागल थी जो उस टाइम तुम्हें मेल मॉडल समझ लिया। फिर हम उस पुराने सीन में चले जाते हैं। याव्या ने उन्हें घेर लिया था। आज मैं अच्छे मूड में हूँ और तुम बाहर के स्पेशल मेल मॉडल हो। क्या तुम्हारी बॉडी क्लीन है? वो पूछते हैं, तुम नशे में हो या टल्ली? क्या मैं किसी को बुलाऊं जो तुम्हें घर ले जाए? लेकिन वो सिगरेट मुंह में डालकर उनके लाइटर से जला लेती है। मिस्टर फू को उनका इंस्ट्रक्टर वाला अंदाज बहुत पसंद आता है। वो सिगरेट फेंक कर कमर से पकड़ लेते हैं और करीब खींच लेते हैं। फिर किस करना शुरू कर देते हैं। वो भी किस करने लगती है तो वो उसे एक हाथ में गोद में उठा लेते हैं।
शायद मैं पैदा ही इतना ब्यूटीफुल हुआ था। वो बोलती है, तभी तो सोच रही हूँ पहली नजर में तुम क्यों पसंद आ गए थे। उसके ऊपर चढ़कर पूछते हैं, बेबी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वो खुद ही किस करने लग जाती है। याविया का फोन बज रहा था। वो रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती जोर से किस कर रहे थे। वो पूछती है, किसका कॉल है। वो बोलते हैं, डैड का। वो कहती है, मेरे डैड हैं, तुम्हारे नहीं। वो हंसते हैं, थोड़ी देर बाद तो मेरे डैड भी बन जाएंगे ना। उसके डैड वीडियो कॉल पे बोलते हैं, मुझे लगता है फू फैमिली अच्छी है, तुम मिस्टर फू के साथ खेल सकती हो, लेकिन टू टाइमिंग मत करना। वो चौंकती है, ये क्या बोल रहे हो डैड। डैड कहते हैं, मैंने सुना था तुम बार में मेल मॉडल्स ढूंढ रही थी, अगर मिस्टर फू को पता चला तो बेचारा दुखी हो जाएगा। वो बोलती है, डैड अभी मैं उसी के साथ हूँ, और वीडियो कॉल दिखा देती है। डैड कॉल काट देते हैं। मिस्टर फू कहते हैं, तुम और किसके साथ खेल रही हो। वो हंसती है, मेरे डैड तो कुछ भी बोल देते हैं, और शावर लेने भाग जाती है। वो बाहर खड़े हो जाते हैं, क्या मेरी मदद चाहिए। वो चिल्लाती है, अगर अंदर आने की हिम्मत की तो टपका दूंगी। वो गेट थोड़ा खोलकर कहते हैं, बिना लॉक के नहाना अच्छी आदत नहीं, और अंदर आ जाते हैं। वो उनके गले में हाथ डाल लेती है, क्या पता किसी ने जानबूझकर गेट खुला छोड़ दिया हो। अगले दिन ऑफिस में वो अपनी आर्टिस्ट विरोना को बुलाती है और सीधे पूछती है, तुम्हारे अकाउंट में 8 मिलियन इतने अचानक कहाँ से आ गए। विरोना बोलती है, मेरी मजबूरी थी, मेरी दादी बीमार है। याविया उसे डांटती है, तो इसका मतलब तुम गलत रास्ता चुनोगी। पैसों के लालच में तुमने हमारी पूरी टीम की मेहनत को दांव पे लगा दिया। विरोना माफी मांगती है, लेकिन याविया उससे फायर कर देती है। तभी जिया का फोन आता है, कल रात तुम मिस्टर फू के साथ थी ना, मिस्टर फू को मुझसे मिलवाने लाना। कार में आते हुए वो बातें कर रही होती है, रॉन ने हमारे डिजाइन क्यों चुराए। उसकी फोटो देखकर मिस्टर फू कहते हैं, वो तुम्हारी नकल कर रही है। मैनेजर बोलता है, कहीं उसका मिस्टर फू पर क्रश तो नहीं। वो उसे घूरती है तो वो जल्दी कहते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुमसे पहले कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। वो गुस्से में थी। वो पूछते हैं, तुम जलन खा रही हो क्या। उसे किस करने वाले थे, लेकिन वो पीछे हट जाती है और चलते हुए कहती है, मुझे पटाने से अच्छा है सोचो मुझे मना कैसे रहे हो। फिर वो अपनी सिस्टर जिया से मिलने पहुंचती है। मिस्टर फू कहाँ है। जिया बोलती है, वो आ ही जाएगा, लेकिन वहाँ रोंग चंग पहले से बैठी थी और पूछती है, कि कौन है। याविया बोलती है, तुमने 8 मिलियन में मेरी आर्टिस्ट खरीद ली और अब ऐसे बन रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं। जिया पूछती है, ये सब क्या हो रहा है। रोंग कहती है, ये तो बस गलतफहमी है, मुझे पहले पता न था कि याविया तुम्हारी सिस्टर है। याविया से सॉरी बोलती है। जिया पूछती है, अब तुम क्या करोगी। याविया कहती है, मेरे एम्प्लॉय की 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई, अब सबको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जिया बोलती है, मैं 10 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देना। याविया थैंक यू कहती है। जिया वहीं खड़ी होकर सब सुन रही थी। जिया रोंग से कहती है, तुम्हें पता न था मेरी सिस्टर स्टूडियो की बॉस है, तुम पागल हो क्या। रोंग बोलती है, अगर ऐसा न करती तो तुम मेरा ध्यान ही न लेती। याविया सोचती है, मतलब रोंग का क्रश मिस्टर फू पर नहीं मेरी सिस्टर पर है। जिया हैरान, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। रोंग कहती है, आखिर याविया में ऐसा क्या खास है, मैं भी तो तुम्हारे साथ बड़ी हुई, पिछले 10 साल से तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुमने हमेशा अनदेखा किया। जिया बोलती है, पहली बात हम साथ नहीं बड़े हुए, बस पड़ोसी और क्लासमेट थे, और याविया मेरी सिस्टर है तो हल्के फुल्के मैं उसे प्राथमिकता दूंगी। उसे वहाँ से भगा देती है। रोंग जाते हुए याविया से कहती है, तुम मुझे मेरी सिस्टर की वजह से टारगेट कर रही हो, अब मेरा मजाक उड़ाओगी कि मुझे लड़की पसंद है। याविया बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बातों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन अगर तुम ऐसी गंदी हरकतें करोगी तो बख्शूंगी नहीं, और कब तक मेरी स्टाइल की नकल करोगी। रोंग गुस्से में चली जाती है। मिस्टर फू आकर कहते हैं, मैं सच में उसे जानता तक नहीं। वो उन्हें अपनी सिस्टर से मिलवाने अंदर ले जाती है। जिया दोनों से पूछती है, तुम दोनों क्या करने वाले हो। याविया, तुम्हें आगे जाकर जो फैमिली संभालनी है, मिस्टर फू तो मशहूर फू फैमिली से हैं, पता है कितने लोग तुम पर नजर रखे हैं, तुम्हारी कंपनियों की इज्जत भी दांव पर है। याविया कहती है, जू कंपनी का मुझसे क्या वास्ता। मिस्टर फू बोलते हैं, अगर याविया राजी हो तो एंगेजमेंट हो या शादी, मैं किसी के लिए भी तैयार। वो बोलती है, किसने कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। जिया कहती है, अगर मिस्टर फू से शादी नहीं करनी तो छोड़ दो, पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। याविया कहती है, मुझे पता है। तभी मिस्टर फू को फोन आता है, मास्टर ने कहा वो हांगकांग आ रहे हैं, रेस्तरां जाकर उनसे खाना खा लो। वो पूछती है, क्या हुआ। वो बताते हैं, मेरे डैड आ रहे हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। याविया, क्यों ना तुम भी चलो। वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड से कैसे मिलूं, तुम अकेले ही डैन। वो ओके कहकर चलने लगते हैं, लेकिन रॉन को देखते हैं। वो बोलते हैं, सॉरी गलत टेबल पे आ गया। दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो रॉन कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझसे मिलने भेजा है। हाथ बढ़ाती है, मैं ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। मिस्टर फू कहते हैं, सॉरी, अपनी जान के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाता।
वो बोलती है हमें आगे बहुत मौके मिलेंगे। मिस्टर फू यावया के साथ वाली फोटो दिखाते हैं। ये ब्यूटीफुल कपल है ना? वो कहती है बहुत क्यूट है। कौन सी स्टार है? अगर ऐसी पसंद है तो मैं वैसी बन जाऊंगी। मिस्टर फू बोलते हैं मुझे नहीं पता डैड ने क्या कहा, लेकिन मैं सीधा बात करता हूँ। इस फोटो में मैं हूँ और हीरोइन मेरी वाइफ है। ये हमारी किस वाली फोटो है जो 3 महीने पहले ट्रेंडिंग थी। तुम तब भी ब्लाइंड डेट पे आ गई और हाल ही में मेरी वाइफ को तंग किया था। मैंने अभी उसका बदला नहीं लिया। वो तो मेरी पत्नी जैसी ही है। तो मुझे बीच में मत आने दो, क्योंकि मैं किसी को इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ता हूँ। और तुम फिर भी बिना शर्म के मुझसे अकेले मिलने आ गई। वो कहती है तुम कितने दिनों से यावया के पीछे पड़े हो, लेकिन उसने अभी तक तुमसे शादी के लिए हाँ तो नहीं कहा। फिर भी क्यों उसको चूम चाट रहे हो? क्या तुम उसके कुत्ते हो मिस्टर फू? वो बोलता है हाँ, और मैं इसमें खुश भी हूँ। तुम उसके जितना चाहो चूम लो, तुम उसके एक बाल के भी मुकाबले में नहीं आ सकती। वो चाहने लगी थी तो कहती है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन डिस्कस करने आई थी, और जितना मैंने जांचा है यावया को तुम्हारे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ 1 महीना भी ज्यादा चल पाओगे तो तुम उसके फियांसे बन डायनगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी के लिए आ डैन? हम सिर्फ शादी का नाटक करेंगे ताकि यावया को एहसास हो जाए कि तुम उसके लिए कितने खास हो। फिर तुम जब मन करे उसके साथ शादी कर लेना। मिस्टर फू कहता है ये तो बहुत घटिया आइडिया है। मैं यावया को शादी के लिए फंसाऊंगा नहीं। मुझे उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तो वो कहती है तुम इतने दिनों से उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम तो उसे कंट्रोल ही करना चाहते हो ना, ताकि उसे अपना बना सको। वो बोलता है प्यार कोई बंधन नहीं होता। चाहे वो शादी के लिए तैयार हो या ना हो, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा। मैंने तो गिफ्ट भी तैयार कर रखा है ताकि वो हाँ कह दे और हम शादी कर लें। अगर इस जिंदगी में भी वो मुझसे शादी ना करे तब भी मेरी पूरी जिंदगी उसी से जुड़ी रहेगी। यही तो प्यार का असली मतलब है। यावया वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो उसे देख लेता है और पूछता है तो क्या मुझे फॉलो कर रही थी? वो हंसते हुए कहती है मैं तो यहाँ डिनर करने आई थी। सोचा नहीं था कि रॉन्ग तुम इतने नीच तरीके अपनाओगी। एक बात याद रखना, तुम मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नहीं छीन सकती। तो रॉन्ग गुस्से में चली जाती है। मिस्टर फू उसे पकड़ते हुए कहता है तुमने सब सुन लिया तो बताओ क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की? वो कहती है कौन कहे कि तुम्हें पहले से पता ना हो कि मैं आ रही हूँ। शायद तुम दोनों नाटक कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? वो मुस्कुराती है तो वो उसे जोर से पकड़ लेता है और किस करने लगता है। फिर वो भी उसे गले लगाकर किस करने लगती है। वहाँ कुछ लड़कियां उन्हें देख लेती हैं और कहती हैं ये तो वही कपल है जो 3 महीने पहले हॉट सर्च पे था। मतलब रूमर सच था, ये दोनों सच में साथ हैं। यावया कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। वो कहता है अच्छा तो मेरा प्रमोशन हो गया। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में थी। असिस्टेंट कहती है आज तो सारे एम्प्लॉय की छुट्टी है, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? आखिर मैंने भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मैं भी आधी बॉस हूँ ना, लेकिन तुम तो मुझसे ओवर टाइम भी करवा रही हो। यावया कहती है वैलेंटाइंस डे आने वाला है लेकिन डिजाइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, ना ही स्पोक्स पर्सन फाइनल हुआ है, तो हम आराम कैसे कर सकते हैं? असिस्टेंट कहती है ये सब उस रॉन की वजह से हुआ है। हमारा सारा काम लेट हो गया। अब तुम ये करो, मेरे साथ बाहर चलो मजे करने। इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा और काम में ज्यादा फोकस कर पाओगी। बाद में वहाँ इंस्पिरेशन भी मिलेगा। और उसे बार में ले आती है। वो कहती है तुम्हें इसलिए इंस्पिरेशन मिल रहा है क्योंकि तुमने बहुत दिनों से हैंडसम लड़के नहीं देखे। आज मैंने मैनेजर से बोलकर तुम्हारे लिए ढेर सारे अरेंज करवाए हैं, अलग अलग स्टाइल के। यावया कहती है अब मुझे हैंडसम लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सबको गुड बाय बोल दिया। वो हैरान होकर पूछती है क्यों? तो यावया कहती है तुमने ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी? वो जल्दी से न्यूज चेक करती है। तुम दोनों फिर से ट्रेंडिंग सर्च पर हो, वो भी किस करते हुए। यावया कहती है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अब से वो मेरा बॉयफ्रेंड है। असिस्टेंट कहती है लेकिन मैं तो तुम्हें बाहर ले आई, अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारे रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा ना। यावया कहती है अभी फू ग्रुप में काफी काम चल रहा है तो वो बिजी होगा, और फिर वॉशरूम जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है। यावया को शक हो जाता है। जैसे ही वो करीब आता है वो उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो भी उसे पकड़ लेता है और पता चलता है कि ब्लैक कपड़ों में कोई और नहीं मिस्टर फू है। वो कहता है यावया तुम तो दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। वो कहती है मुझे पता था ये तुम ही हो, कम से कम आते वक्त परफ्यूम तो चेंज करके आया करो। वो कहता है क्या करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड काम में इतनी बिजी रहती है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, तो मजबूरी में तुम्हारा ही परफ्यूम लगाता हूँ ताकि लगे तुम मेरे पास ही हो। वो कहती है हाथ इतने जोर से क्यों पकड़े हो, तुम तो बहुत गर्म हो रहे हो। वो कहता है टाइम मिलते ही तुम बाहर आ गई, अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़ दिया। फिर दोनों साथ में बाहर आते हैं। असिस्टेंट हंसते हुए कहती है वॉशरूम जाते ही तुम एकदम हैंडसम लड़के को पकड़ लाई। असल में मिस्टर फू ने कैप पहन रखी थी, इसलिए उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। जैसे ही वो बैठता है वो उसे देखकर चौंक जाती है। मिस्टर फू तुम यहाँ? फिर डर के मारे वो वहीं से भाग खड़ी होती है। यावया बोलती है मैं तो अक्सर ऐसे हैंडसम लड़कों से मिलने आती
करती रहती हूँ। वो कहता है तुम बस हमेशा मुझे ही देखा करो। वो हंसकर कहती है जितने भी हैंडसम चेहरे हों उन्हें बार बार देखने से तो ऊब ही जाएंगे ना। लेकिन वो उसे जोर से पकड़ लेता है और किस करने लगता है। ये देखकर वहाँ बैठे बाकी मॉडल्स एकदम घबरा जाते हैं और सब भाग खड़े होते हैं। मिस्टर फू मुस्कुराते हुए कहता है मेरी तो ऐसी खासियत है कि मेरे सामने बाकी लड़के खुद ही गायब हो जाते हैं। वो उसके करीब आकर उसे छूने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी शर्ट के अंदर डाल देता है। अगले सीन में वो अपना चेहरा कंबल में छुपा रही होती है। वो पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। वो हंसता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी बॉडी पहले कभी देखी ही ना हो। फिर वो कंबल खींचकर हटा देता है। वो कहती है कम से कम नीचे का तो पहन लो और अपनी आंखें ढक लेती है। वो बोलता है मैंने तो पहले ही पहन लिया है। वो झिझकते हुए देखती है। वो चिढ़ाते हुए कहता है क्या सोचा था, मैं पागल हूँ क्या। वो गुस्से में उसे लात मारने लगती है लेकिन वो उसके पैर पकड़ लेता है और तो और उसके पैर पे किस करने लगता है। हाँ मैं पागल हूँ ही। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और दोनों रोमांस में खो जाते हैं। अगले सीन में एक शानदार लग्जरी कार आती है जिसमें से दोनों बाहर निकलते हैं। वैसे ये जगह पहले डैन फैमिली की कंपनी हुआ करती थी जो कंगाल हो जाने की वजह से तबाह हो चुकी थी। वो कहता है मैं अब कहीं वापस लौट रहा हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की तैयारी करनी है ना, और उसे किस करने लगता है। अगले सीन में रोंग आकर याव्या से कहती है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगी लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बहन को मेरे करीब लाना होगा। याव्या बोलती है तुम्हें बिजनेस के लिए क्या चाहिए, क्या मैं अपनी बहन को धोखा दूं। तो रॉन चिल्लाकर बोलती है जब से मैं जिया के साथ हूँ वो मुझे क्यों नहीं मान लेती, वो तो किसी लड़के से शादी करना चाहती है। फिर उसे बुरा भला बोलने लगती है। याव्या को गुस्सा आ जाता है। वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। साफ कहती है खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में एक भी गलत बात बोली तो क्या तुम्हें रिजेक्शन का मतलब समझ नहीं आता। अगर दिमाग में इतनी गंदगी है तो साइकेट्रिस्ट से मिलाओ। लेकिन रॉन्ग फाइल उठाकर उसे मारने दौड़ती है। तभी मैनेजर बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और बॉडीगार्ड्स घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। इधर जब मिस्टर फू को पता चलता है कि रॉन्ग ने यावैया के ऑफिस में हंगामा किया और झगड़ा किया तो वो हैरान रह जाता है। असिस्टेंट यावैया को दवा लगा रही होती है और कहती है वो रॉन्ग पागल है क्या, अच्छा हुआ चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी। इतने में जिया दौड़ती हुई आती है। वो कहती है बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है। जिया बोलती है मैं रॉन्ग की कंपनी को भी कंगाल कर दूंगी और फोन करके सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लेती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर फू ने तो उससे पहले ही रॉन्ग को बर्बाद कर दिया था। यावैया कहती है क्या वो रॉन्ग सच बोल रही थी कि मॉम ने मुझे जन्म देने की जिद की थी इसीलिए मॉम की जान चली गई मेरी वजह से। जिया कहती है ये झूठ है, मैंने पूरी जांच की थी। डैन फैमिली वालों ने हमारी मॉम को इतना मानसिक तनाव दिया था कि वो स्ट्रेस में थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यावैया बोलती है मतलब आंटी ने मॉम की जान ली थी। जिया कहती है हाँ इसलिए तो अब उसे सजा मिल गई। वो जेल में सड़ रही है। अगले सीन में यावैया गुस्से में थी। 10 दिन हो गए, मिस्टर फू ने अभी तक मैसेज तक नहीं किया। तभी उसका मैसेज आता है गेट खोलो। वो दौड़कर गेट खोलती है। नीचे सोने का गुलाब रखा मिलता है। तभी मिस्टर फू सोने के गुलाबों का बुके लेकर आता है। उसे थमा देता है। वो खुशी से सूंघने लगती है। इसमें पैसों जैसी ही महक आ रही है। फिर बाकी लोग पॉपर्स फोड़ते हुए आ जाते हैं। मिस्टर फू रिंग निकालकर प्रपोज करता है। वो हंसकर हाँ कह देती है, उसे किस कर लेती है और हाथ बढ़ा देती है। वो रिंग पहना देता है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर दोनों एकदम प्यार भरे किस में खो जाते हैं और इसी खुशी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ही नई स्टोरी लेकर आते हैं।